हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज एक वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो चैप्टर है, ये हिस्ट्री का है। इसमें इतना तुम्हें मजा आने वाला है बिकॉज 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 थारा भाई जोगिंदर आईक्यू सर तुमको पढ़ाने वाला है, राइट। तो मजे के साथ पढ़ेंगे, एकदम बिंदास होके पढ़ेंगे। और ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान रखना, मेरी बातों के ऊपर ध्यान रखना, अटेंटिव रहना। क्योंकि अटेंटिव हटते हो तो अगर ऑफलाइन में हो तो मैं घूसा मार देता हूं। अब ऑफलाइन में तो तुम हो नहीं, तो मैं कुछ तुम्हें कर नहीं सकता, इसलिए तुम्हें अटेंटिव रहना पड़ेगा, ध्यान लगा के सुनना, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहले, मैं हमेशा पढ़ाने से पहले कुछ भी करूं, मैं एक बात बोलता हूं कि कुछ भी लिखा हो उसके बारे में पहले जानो। चैप्टर का नाम, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में, उस चैप्टर की मीनिंग पहले समझो। अब जैसे यहां पर चैप्टर क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो अब इसके बारे में इसकी मीनिंग पहले समझो तब आगे बढ़ो। चलो समझते हैं, तुमको बताते कैसे इसको करना होता है। लिखा हुआ है फ्रेंच। फ्रेंच का मतलब कहीं ना कहीं फ्रांस से बात हो रही है, कुछ और मीनिंग मत लेना, हाँ समझ रहे हो। तो फ्रेंच का मतलब फ्रांस से बात हो रही है। दूसरा वर्ड है रिवॉल्यूशन। अब ये रिवॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान से देखना। इसको समझाने के लिए पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा। एक वर्ड होता है प्रोटेस्ट और दूसरा वर्ड होता है रिवॉल्यूशन। समझने की कोशिश करना, कोई मतलब जल्दी की बात नहीं है, आराम से समझेंगे, धमाके समझेंगे, बम समझेंगे। अब देखो, पहले इन दोनों वर्डों का डिफरेंस समझो। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं कहीं क्लास लेने जाता हूं, मेरी क्लास की टाइमिंग है सुबह 11 बजे, ठीक। अब 12 बजे तक मेरी क्लास चल रही है। मैं एक दिन गया 11:18 पर, 18 मिनट लेट, तो बच्चे क्या सोचेंगे, अरे सर थोड़ा जाम में फंस गए होंगे। अगले दिन पहुंचा, फिर लेट, अब की 20 मिनट लेट, तो सर बच्चों ने फिर सोचा हो सकता है कुछ काम आ गया हो। अगले दिन फिर लेट, फिर लेट, फिर लेट, और जैसे जैसे लेट हो रहा वैसे वैसे टाइमिंग भी बढ़ रही, पहले 18, फिर 20, फिर 25, फिर 30। तो जब 4, 5, 6 दिन, हफ्ता भर ऐसा हो गया, तो बच्चों ने क्या किया, जाके क्लास टीचर से बोला कि मैम मैम मैम, सर सर सर, ये जो फिजिक्स एसएसटी वाले टीचर है जो अपनी बॉडी शॉडी दिखाया करते हैं, इतराते बहुत हैं, ये इतनी इतनी देर लेट आते हैं। अब ये बताओ तुमने अभी क्या किया है, शिकायत। अद्धा उठाया, चप्पल उठा के मारने के लिए बोला नहीं ना, सिर्फ शिकायत की रिस्पेक्ट में, ताकि सर सुधर जाएं। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट, ठीक। अब तुमने शिकायत कर दी। अब शिकायत हो जाने के बाद मैम ने मुझसे बोला कि सर आप इतना लेट क्यों होते हैं। तो मैंने कहा सर मैम मैं ठीक कर लूंगा, मैं जल्दी टाइम से आऊंगा। हमने मैम की बात यहां से सुनी और यहां से निकाल दी। यहां से सुनी, यहां नहीं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगले दिन क्लास लगी, फिर हम 11:30 पे पहुंचे। फिर बच्चे यार भाई इतनी प्रोटेस्ट करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अगला दिन हुआ, फिर लेट पहुंचे, फिर लेट पहुंचे। वह तीसरा, जब चौथा दिन हुआ और दरवाजा खोल के जैसे ही हम घुसे तो सबसे पहले स्वागत मेरा हुआ चप्पल होगा, जूतवा खींच के मारे बच्चे, भाग यहां से। इतना करने पर हमें इनसे नहीं पड़ा, भगवान को यहां से। तो बच्चे ने जूता उठाया, चप्पल उठाया, किसी ने ज्योमेट्री उठाई, जो मिला मार दिया। एक तो अपना टिफिन लेके आया तो वही मार दिया। इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। तो जब लोग किसी चीज से परेशान होते हैं तो उसके अगेंस्ट जब बात करने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीजें नॉर्मल हो जाए, शांति के साथ, पीस, कोई दूसरा नहीं, शांति के साथ वो चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेस्ट। लेकिन जब शांति के साथ भी कुछ काम ना हो, जब शांति के साथ भी कुछ काम ना हो, तब क्या होता है, रिवॉल्यूशन। लड़ाई के साथ, बवाल के साथ, दंगे के साथ, लाठी के साथ, बंदूक के साथ, तलवार के साथ, प्रोटेस्ट।
मतलब जब पानी हद से ज्यादा गुजर जाता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है, समझ आ रही बात? कि इसका मतलब यह है कि फ्रांस में कुछ चीजें हद से ज्यादा गुजर गई थी, तब वहां पर क्या हुआ है, रिवोल्यूशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही है तो रिवोल्यूशन करके हम समझा भी सकते हैं, फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ फ्रांस में, क्या हुआ फ्रांस में जो लोगों ने रिवोल्यूशन कर दिया? पता है क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ, और बहुत कुछ बहुत समय से हो रहा था। वहां की कंडीशंस कुछ इस तरीके की थी कि लोगों ने पहले प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने के बाद वो रिवोल्यूशन पर आ गया। तो एग्जैक्टली सारी चीजें क्या है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही देखने वाले। तो बात समझ में आई? किसी भी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो, पहले उस चैप्टर की हेडिंग को, टाइटल को, चैप्टर के नाम को पूरे अच्छे तरीके से समझ लेना। इज दैट क्लियर? आई होप कि इज दैट क्लियर। आगे बढ़े। अब इस चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या? सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इंट्रोडक्शन एक बार देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कॉजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यही ये ना कॉजेस दिख रहे हो, कॉजेस को देखेंगे। तो 3 तरह के कुछ कॉजेस हैं। मैं 3 तरह के कॉजेस को नहीं मानता, इसके अलावा भी कुछ कॉजेस हैं जिसको मैं इसमें ऐड कर देता हूं, जैसे ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, इसको भी मैं एक कॉज मानता हूं जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फिलोसोफर एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द रिवॉल्यूशन, इसको भी मैं एक कॉज मानता हूं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 मेजर कॉजेस थे जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। लोगों में आग भरी थी लेकिन रिवॉल्यूशन हो नहीं पा रहा था, तो कुछ चिंगारी दिखाने के लिए चाहिए था। तो चिंगारी वाला इवेंट क्या था? वो जो चिंगारी वाला इवेंट है वो हम लोग इस हेडिंग में पढ़ेंगे, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन में चिंगारी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कि जब रिवॉल्यूशन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद यह हुआ कि जो वहां की मोनार्की थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो गई, नंबर 1। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म हो गई उसके बाद क्या आ जाता है वहां पर, रिपब्लिक। रिपब्लिक के बाद वहां पर एक नया दौर आता है जिसको हम लोग रीन ऑफ टेरर बोलते हैं। उसके बाद एक नया दौर आता है डायरेक्टरी। उसके बाद क्या आता है, नेपोलियन भाई साहब आ जाते हैं। लेकिन बीच में एक नया टॉपिक आता है, वुमेन्स रिवॉल्यूशन। मतलब कि इन सब में वुमेन्स का क्या रोल था। साइमल्टेनियसली एक टॉपिक और होता है, एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी है ना, दास पर था, उसको खत्म किया गया था, कैसे हुआ था ये सब देखेंगे। उसके बाद ये जो रिवॉल्यूशन था और वहां के हर दिन भर की क्या चीजें होती थी इसको देखेंगे। और उसी समय हम लोग देखेंगे कि एक भाई साहब, बहुत जेन्युइन पर्सन, नेपोलियन बोनापार्ट, धमाकेदार आदमी, उसके एनसीईआरटी में थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया है लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं दिखाया गया। लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ और इंफॉर्मेशन दूंगा, बहुत धमाकेदार इंफॉर्मेशन दूंगा जो तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। देखो मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना, नंबर लाने के लिए नहीं, नंबर तो तुम ले ही आओगे और एसएससी में नंबर आते हैं। मेरा काम है तुम्हें इंपावर करना। इंपावर का मतलब क्या है, वो सारी बातें जो मैं एज अ टीचर जिसने अपनी थ्रू आउट द लाइफ में सीखी है वो सारी बातें मैं तुमको बताऊंगा। और उसके लिए जरूरी यह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बने रहना, और आईक्यू सर को जरूर फॉलो करना पड़ेगा। और मैं सिर्फ यही नहीं करता, मैं बहुत सारी बातें बताता हूं। क्या बताता हूं, आईक्यू सर को हर जगह सर्च करो, मुझे ढूंढो। अगर लाइफ में अपलिफ्टमेंट चाहते हो तो मुझे ढूंढो, बिकॉज मैंने वो सब कुछ उखाड़ा है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या पढ़ेंगे, भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन की लेगेसी क्या है, क्या मिला, रेवोल्यूशन हो गया, तब हम बताएंगे बाबा जी का ठुल्लू मिला, कुछ नहीं मिला। सब बताएंगे तुम्हें, सब कुछ बताएंगे। इज दैट क्लियर? तो पहला टॉपिक, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं भाई क्या हो रहा है। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मैंने बहुत कुछ तुमको बता दिया लेकिन अब हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब होता है, 1789 में। इसकी एक डेट भी है लेकिन डेट आगे बताएंगे, सारी चीजें अभी बता देंगे, तुम भाग नहीं जाओगे। 1789 में, ये ध्यान रखो। उसके बाद होता क्या था, सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्टेड बाय मिडिल क्लास शेकिंग द अपर क्लास। अब 2 तरह के क्लास होते थे, कुछ लोग बहुत अमीर, कुछ लोग एकदम भिखमंगे। तो जो भिखमंगे थे उन्हीं ने एकदम हिला के रख दिया किसको, अमीरों को।
इंट्रोडक्शन है, पूरी कहानी नहीं। पूरी कहानी के लिए बने रहो। नेक्स्ट पॉइंट, द पीपल रिवोल्ट अगेंस्ट द क्रूअल रिजीम ऑफ मोनार्की। वहां के जो किंग थे, क्योंकि किंगशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनार्की, वो बहुत क्रूअल तरीके से रूल कर रही थी। लुईस 16 साहब मजा काट रहे थे, मोटा के गल्ला एकदम इतना बड़ा बड़ा भरा गया था, एकदम जनता के बारे में गल्ला भरा गया, एकदम बाल देखो एकदम रीछ की तरीके से हो जा रहे हैं। जनता का ध्यान नहीं तो जनता क्या करेगी, अपना ध्यान खुद रख लेगी। तो मार इन मोटवे का, हिलाए दिन धर के। हाँ, ये भी देखेंगे। दिस रिवोल्यूशन पुट फॉरवर्ड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। इसकी वजह से, इस रिवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, हमें लिबर्टी मिली, फ्रेटर्निटी मिली, इक्वालिटी मिली। ये बाबा जी का टुल्लू हिलाते रहो। क्या हमें आउटकम में मिला, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कैसे मिली, आगे बताएंगे, ध्यान रखना। उसके बाद द रिवोल्यूशन बिगेन ऑन 14th of July 1789। देखो डेट आ गई, 14th of July 1789 को रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है विद द स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टाइल। बेस्टाइल एक तरीके का प्रिजन था, उसके ऊपर हमला करके फ्रेंच रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग होती है। द बेस्टाइल, द फोर्ट्रेस प्रिजन वॉज हेटेड बाय ऑल। ये जो प्रिजन था, जो ये जेल थी, बेस्टाइल की जो जेल थी, उसको सब नफरत करते थे। जैसे अभी किसको करते नफरत, अभी किसको करते नफरत, इजराइल को। हाँ, इजराइल को सब नफरत करते ना। हाँ हाँ, समझ लो ना, गलत मीनिंग ना लिया करो। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। बिकॉज ये जो थी, ये डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग को मेंशन करती थी। अभी डिस्पोटिक क्या होता है, सब चीज अभी बता देना, आगे बताएंगे, घबरा कह रहे हो। डिस्पोटिक पावर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा राजा जिसके ऊपर कोई नहीं, जिसके नीचे हैं सब, जो मन आएगा वो करेगा, जिसका मन आएगा उसको हौकेगा, जिसको मन आएगा गले लगाएगा, जिसको मन आएगा सबसे छीन लेगा, जिसका मन आएगा सब कुछ दे देगा। कोई ना ऊपर नीचे आगे पीछे बोलने वाला, उसके जो मन आएगा वो करेगा। डिस्पोटिक पावर। ठीक, आगे देखते। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, हौक दिया रख के। ये जो प्रिजन था, जो डिस्पोटिक पावर को शो करता था ना, इसको हौक दिया रख के डिमोलिश कर दिया गया। ठीक, तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो 3 मेजर कॉजेज थे। उसके बाद मैंने 2 और बताए थे, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। 3 मेजर कॉजेज थे। पहला कॉज सोशल कॉज, दूसरा कॉज इकोनॉमिक कॉज, तीसरा कॉज पॉलिटिकल कॉज। अब क्या होता है ये सब चीजें एक एक जानने की कोशिश करेंगे। तो कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे पहला आ जाएगा सोशल कॉज। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। सारे नोट्स तुम ले लेना, पढ़ना लिखना, लेकिन समझ लो पहले कि एग्जैक्टली था क्या। बिकॉज जलवा हमारा है, हम पढ़ाएंगे तो एकदम यहां घुसेगा ना, यहां नहीं घुसेगा, यहां घुसेगा, घुस के एकदम फंदा बन जाएगा, कभी बाहर नहीं निकलेगा। तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वहां की सोसाइटी क्या थी। एक्चुअली जो फ्रांस की सोसाइटी थी 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी के टाइम पे, वो कैसी थी, उसमें होता क्या था, जैसे मैंने आपको बताया 1789 था। 1789 से पहले और 1789 के बाद। 1789 से पहले वाले को हम लोग क्या बोलते थे, ओल्ड रिजीम। उसके बाद वाले को न्यू रिजीम बोलते थे। ठीक है, तो ओल्ड रिजीम में क्या होता था कि वहां की सोसाइटी 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। मतलब कि जो जितने भी लोग वहां के थे वो इन 3 सोसाइटी में बिलोंग करते थे। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन आता था, क्लर्जी। जैसे मुसलमानों में मुल्ला लोग, हिंदुओं में पंडित लोग, वैसे क्रिश्चियंस में क्लर्जी लोग, पादरी लोग, बिशप्स लोग, ये सब इनका ग्रुप था। तो सबसे टॉप मोस्ट लेवल कौन सा होता था, क्लर्जी। ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन चर्च मैटर। ऐसे लोग जो कि चर्च के मैटर से बिलोंग करते हैं, उनके ग्रुप को क्लर्जी बोला जाता था, और वो फर्स्ट स्टेट में आते थे। उसके बाद सेकेंड स्टेट कौन होती थी, नोबिलिटी की। नोबिलिटी का मतलब क्या होता है, पर्सन हु हैव हाई रैंक इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें जो हायर रैंक वाले होते थे ना, उनको नोबल्स बोला जाता था। जैसे किंग है तो किंग के नीचे कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हाँ ये सब।
इनको क्या बोला था? नोबेल्स। और जो थर्ड थे, इसमें कौन कौन आता था? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट। मतलब पादरी, मतलब क्लर्जी और नोबेल के बाद जितनी भी बची हुई पॉपुलेशन थी वो थर्ड स्टेट में आती थी। मैं फिर से यहां पे बता दूं, ये बात तुम्हें पूरी यूट्यूब के ऊपर कहीं नहीं मिलेगी जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान रखना। जो थर्ड स्टेट थी उसको मैं दो तरीके से डिफाइन करता हूं। थर्ड स्टेट में दो कैटेगरी के लोग थे। एक वो थे जिनके पास पैसा था, रिच लोग, और एक वो थे जो कि पुअर थे। ये बात ध्यान रखना, क्यों इसका यूज आएगा आगे में आएगा तो मैं बताऊंगा। तो इसमें कौन कौन था? बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर, कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट, लैंडलेस लेबर, वर्कर्स, ये सब इसमें थे। लेकिन कैटेगरी दो थी, कुछ के पास पैसा था, कुछ के पास पैसा नहीं था। ये बात ध्यान रखना, आपकी किताब में नहीं लिखी हुई, लेकिन आप ध्यान रखना ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। तो आगे ये तो मैं समझ में आ गया, समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट थी। अब होता क्या था, अब देखो बवाल की जड़। ये जो फर्स्ट टू क्लासेस वर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, दे एंजॉयड प्रिविलेजेस बाय बर्थ, नोबिलिटी क्लासेस आल्सो एंजॉयड द फ्यूडल प्रिविलेजेस। देख भाई, पहले के फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट इनको कोई टैक्स नहीं देना होता था। दूसरी बात, इनको प्रिविलेज बाय बर्थ थी, मतलब पैदा हुए होते एक साथ ही मजा खाओ, मजा पाओ, मजा उड़ाओ। सेकेंड नंबर, थर्ड क्या था कि नोबिलिटी क्लासेस आल्सो एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। जो नोबेल्स थे इनको फ्यूडल प्रिविलेजेस भी थी। फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होती है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन बस आप ऐसा समझ लो कि मान लो राजा के पास जमीन थी, अब राजा उस पर खेती थोड़ी ना करेगा, उसने अपने एक मंत्री को बुलाया और कहा ये जमीन मैंने तुमको दी, ध्यान रखना तुम्हारा अधिकार इस पर नहीं है, बस तुम इस पर से मुझे टैक्स लाके दो। अब जो राजा के नीचे जो मंत्री है वो थोड़ी ना जाके खेती करेगा, वो कहता था, नीचे आया किसानों के पास, गरीब किसान सुनो मेरी बात, तुम्हें क्या काम करना है, ये जमीन मैं तुमको देता हूं। तो किसान कहने लगे, हाँ मैं लिख, तुम हमको दे रहे हो? करे दे नहीं रहा हूं, तुम्हें बस दे रहा हूं ताकि तुम इस पर अनाज उगाओ, अपने लिए थोड़ा खाने पीने का रख लो, लेकिन मुझे तुम्हें क्या देना पड़ेगा, इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। जमीन हमारी, मेहनत तुम्हारी, तुम अपना खाना पीने का इंतजाम करो, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स मुझे तुम देना। अब ये उससे लेते थे 20% टैक्स, मान लो 10% अपने पास रखते तो 10% राजा को देते थे। राजा भी खुश, खुद भी खुश, किसान भी खुश। किसान खुश नहीं, टैक्स देना पड़ता था, खाने के लिए बेचारा मेहनत कर रहा है। तो मेहनत कौन कर रहा था? किसान। मजे कौन उठा रहे थे? नोबेल्स और किंग। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूडल प्रिविलेजेस। राइट, आई होप कि समझ में आ गया होगा। Only the member of third state had to pay taxes to the state। भाई टैक्सेस के मजे कौन उठा रहा है? फर्स्ट और सेकेंड। टैक्स भर कौन रहा है? थर्ड स्टेट। हमसे कोई टैक्स भरो, हम नहीं भरेंगे। क्या भरे? मेरा मन नहीं भरूंगा, क्या कर लोगे? पहली बात। उसके बाद जो टैक्सेस होते थे उसमें कई तरह के टैक्सेस होते थे, लेकिन दो तरह के बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है। एक टैक्स था टैले, दूसरा था टेथ। टेथ जो था, टैले जो था, ये क्या था? इसको ऐसे देखो, दो तरह के टैक्स होते थे, एक था टैले और दूसरा था टेथ। ये वाला टैक्स गवर्नमेंट को जाता था और ये वाला टैक्स उसको जाता था चर्च। मतलब कि दोनों भरेगा कौन? ये दोनों टैक्स भरेगा कौन? भरेंगे थर्ड स्टेट वाले, थर्ड स्टेट वाले। लेकिन ये टैक्स भरने के बाद जाएगा किसको? टैले किसके पास जाता था? गवर्नमेंट के पास। और टेथ किसके पास जाता था? चर्च के पास। ये बात समझ में आ रही है? टेथ किसके पास जाएगा? चर्च के पास। आगे देखते हैं, वही लिखा हुआ है, पढ़ लेना। क्लर्जी, और सुनो मजे की बात, क्लर्जी एंड नोबिलिटी वर 10% ऑफ द पॉपुलेशन बट पॉसेस 60% ऑफ लैंड। मतलब बोला यह जाता था कि अगर मान लो 100% पॉपुलेशन है तो उसमें से 10% थी ना, वो कौन थे भाई? नोबेल्स और क्लर्जी, मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट थे। और 90% जो पॉपुलेशन थी वो कौन थी? थर्ड स्टेट वाली। और ये थे मात्र 10% लोग। कितने थे? 10% लोग। लेकिन इनके पास
लैंड कितनी थी टोटल लैंड की? 60%। और ये बेचारे थे 90% लोग, इनके पास टोटल लैंड कितनी थी? 40%। डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हो? तो लोगों को यह भी बुरा लगता था कि अरे यार ये बात तो गलत है। यही बातें यहां पर लिखी हुई हैं। अब बताओ जब ये होगा तो सबको अच्छा लगेगा? देख रहे हो कितना टैक्स भरे थर्ड स्टेट, मजा पाए फर्स्ट सेकेंड, लैंड फर्स्ट सेकेंड के पास ज्यादा, इनके पास कम है। वो कितने से? बुद्धि से। और ये है कितने? इतने सारे। तो ये जो सोशल सेगमेंट वहां पर बना हुआ था जिससे लोग वहां के बहुत ज्यादा परेशान थे, तो बवाल तो करेंगे ही है, हर दिन पैसा हमें भरे है, तुम भी तो कुछ खर्चा करो। तो ये सोशल कॉस्ट। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट की। इकोनॉमिक कॉस्ट में सबसे पहले चीज हम देखेंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है? इससे पहले सबसिस्टेंस समझ लो। जैसे कोई से पूछो, बहुत बहुत खलिया कंजूस आदमी होता है, उससे पूछो और भाई क्या हालचाल? हाँ सब बढ़िया, चल रही है, चटनी रोटी चल रही है। तो चटनी रोटी का वर्ड कहां से आया? वो यहीं से आया है। जब लोग सिर्फ इतना उनके पास पैसा हो या इतना पैसा कमाते हो या इतना अनाज हो कि बस जिंदगी चल रही है, खा रहे हैं ताकि जिंदा रहें, बस इतना ही है उनके पास, उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस, जीवन निर्वाह, चल रहा है सब कुछ बस। लेकिन जब लोगों के पास ये भी ना बचे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस। जब जीवन निर्वाह संकट में आ जाए, विकट परिस्थितियां ऐसी आ जाएं कि जीवन निर्वाह संकट में आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस। आगे बढ़ो। क्यों हो रहा था ऐसा वहां पर? क्यों वहां पर जीवन निर्वाह करना, हालत खराब हो रही थी? क्यों हो रहा था? बिकॉज ये सब लिखा हुआ, एक बार पढ़ रहा हूं, सुनो। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी 1715 में, और वो कितनी बढ़ गई? 28 मिलियन 1789 में। ओ फो मार, कोविड आ गया था क्या? बहुत तेज बढ़ रही थी, एकदम धमाधम बढ़ रही थी। 23 मिलियन 1715 में और 1789 में 28 मिलियन हो गई। हाँ, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अब भैया लोग मेहनत कर रहे थे बहुत, हाँ पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अब क्या हुआ? दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। भाई पॉपुलेशन बढ़ी तो खाएगी ना, ऐसे थोड़ी ना हवा खाएंगे। तो फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ रही है। जब फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ रही है लेकिन प्रोडक्शन नहीं आगे बढ़ पा रहा है, विच अल्टीमेटली इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन। भाई देखो बेसिक सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ी, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ी तो भाई और फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो डिमांड बढ़ने की वजह से फूड ग्रेन के प्राइसेस बढ़ गए। तो पैसा है ही नहीं और प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगी ना। वही प्रॉब्लम हो रही थी। मोस्ट वर्कर वर्क एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप एंड दे डिडंट सी इंक्रीज इन देयर वेजेस। लो मजे की बात, काम बेचारे वर्कर कर रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, कमाई घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। अब क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ रही है, कमाई कम हो रही है। बवाल होगा ना। सिचुएशन बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। भैया ये जो सिचुएशन थी, महंगाई बढ़ रही, कमाई घट रही है, और खराब तब हो जाती है जब वेदरिक कंडीशन खराब हो जाए। कहीं पर पाला पड़ गया, कहीं पर ड्रॉट आ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई, तो हार्वेस्ट खराब हो गया। हाँ, तो जो चटनी रोटी थी ना, चटनी खींच ली, खाली रोटी रोटी बची और हालत खराब हो गई। दिस लेड टू स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स और सबसिस्टेंस क्राइसिस विच स्टार्टेड अकरिंग फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। अब ये सारी जो चीजें मैंने अभी आपको बताई कि महंगाई बढ़ रही है, कमाई कम हो रही है, साइमल्टेनियसली जो हार्वेस्ट कभी कभी खराब हो जाती थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ती चली जा रही है। और ये सारी चीजें कई बार होने लगी, तो क्या हो गया? सबसिस्टेंस क्राइसिस। और ये क्या था? इकोनॉमिक कॉस्ट था। ठीक है, समझ गए इकोनॉमिक कॉस्ट क्या था। उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल कॉस्ट। पॉलिटिकल कॉस्ट क्या होता है? ध्यान रखना, पॉलिटिकल कॉस्ट क्या होता है। अब आपको मैं बताऊं, वहां पर 1789 से पहले पहले क्या था, वहां पर एक डायनेस्टी थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बर्बन डायनेस्टी। कुछ लोग तो बिस्कुट समझ रहे होंगे। बर्बन डायनेस्टी, बर्बन डायनेस्टी जो थी उसके किंग थे क्या? लुइस 16। भैया वो भी ताजे ताजे राजा बने थे। कब बने थे? 1774 में।
जैसे ही बर्बन किंग के राजा लुइस 16 बनते हैं, आने के बाद उन्होंने देखा ओ फो सब तो खजाना खाली, हमारे पूर्वज सब खा गए। एम्प्टी ट्रेजर देखा, है ही नहीं, पैसा ही नहीं भाई वहां। क्यों पैसा नहीं है, क्या हुआ? बिकॉज जो फ्रांस है लड़ाई कर रहा था भाई, लड़ाई में बहुत चौड़े आदमी। लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। भैया इससे पहले जो लुइस 15 होंगे 14 होंगे, मार करे जा रहे हैं, लड़ाइयां करे जा रहे हैं। लड़ाइयां फ्री में थोड़ी ना होती हैं, फ्री में लड़ाइयां थोड़ी ना होती हैं। तो जो लड़ाइयां हो रही थी उसकी वजह से रिसोर्सेज खराब हो गए। दूसरी चीज, पहली बात यह होगी, अंडर लुइस 16 सोने पे सुहागा। देखो, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain, which added more than a billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. मतलब लुइस 16 आए, आने के बाद इन्हें देखा अरे 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 बेचारा जो अमेरिका है वो अभी छोटी सी 13 कॉलोनीज में, उसके ऊपर ब्रिटेन का राज है। एक काम करते हैं, उनको आजाद करवाते हैं। किससे? ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन भी हमारा एनिमी। भाई बिला वजह के लिए लोहा ले लिया, अमेरिका को आजाद करवाया, ब्रिटेन वहां से चले गए, अमेरिका बन गया। लेकिन जो उधार था कितना हो गया? 2 बिलियन लिवर्स और ज्यादा। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जो थी, अमेरिका पहले 13 छोटी सी कॉलोनीज में डिवाइडेड था। 13 छोटी सी कॉलोनीज में डिवाइडेड था। इसका मतलब क्या है कि 13 वहां पर अलग अलग कॉलोनीज थी, छोटे से। तो जब सब मिले आपस में, सबने कहा कि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हम हॉक दिए जाएंगे। एक काम करते, सब लोग मिलते हैं और यूनाइट करते हैं अपने आप को। तो क्या बनेंगे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तब बना था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें मदद किसने की थी? फ्रांस से। किससे हटाया था? ब्रिटेन को वहां से हटाया था। एंड अब देखो, खाली ऊपर से ये फालतू की गुली ले ली इन्होंने। उसके बाद एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइलेस आल्सो कॉस्ट अ लॉट। मतलब जहां पर वो रहते थे, पैलेस ऑफ वर्साइलेस, भाई जलवा है भाई, धमाका है भाई, तब गजब है ना वो। पैलेस ऑफ वर्साइलेस इतना खूबसूरत था भाई, है भी। उसके डे टू डे खर्चे बहुत थे। उसके खर्चे कैसे मैनेज होंगे? साइमल्टेनियसली उनके डेली के और भी एक्सपेंसेस थे, जैसे कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी। आर्मी है तो उसको मेंटेन करना, कोर्ट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट के ऑफिसेस को रन करना, यूनिवर्सिटीज, स्टेट्स। अब क्या हो रहा था? इतनी चीजों को मैनेज करना, खजाना खाली। तो क्या करें? एक ही ऑप्शन, टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ। यही सबसे बड़ी बवाल की जड़ बनती है। तो दिस इज नोन एज पॉलिटिकल कॉस्ट। आई होप कि यहां तक वीडियो आपको एकदम समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सर बहरहाल, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इन नोट्स के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जब लास्ट लेक्चर इसका होगा तो सारे नोट्स हम आपको अवेलेबल भी करवा देंगे। आई होप कि सब कुछ क्लियर है। कोई भी डाउट हो, अब इसकी दूसरी वीडियो, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।